Hello, aspirants. I guess all of you are doing really very well. I am Harpreet Singh and I'm going to take anthropology optional at PW. और आप लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की ओरिएंटेशन होगी, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की एक क्लैरिटी आए। ऑब्वियसली वी एज फैकल्टीज ऑल्सो आप लोगों के फीडबैक को देखते हैं, समझते हैं कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करा गया है। तो लेट्स बिगिन विद दिस इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दोज हु आर ऑप्टिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का 18 जुलाई से नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग थोड़ा सा सीखें, पता लगाएं कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इस बैच में, और थोड़ा सा डिसाइफर करेंगे सिलेबस को और किस तरीके से पढ़ना है। सो द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 18 जुलाई ऑफ दिस मंथ ओनली। तो आप लोग प्लीज़ ईगरली वेट करेंगे तो आप समझते हैं किस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको पढ़ेंगे, क्या क्या नए फीचर्स हैं। लेट्स सी देम। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये एक टेलीग्राम चैनल है जिस चैनल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉट ओनली ऑप्शनल, फॉर दैट मैटर जीएस में भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता रहूँगा और उसमें छोटी छोटी सी वीडियोस की स्ट्रक्चरिंग की कि आंसर कैसे करना है, कैसे होगा, वो सारा कुछ इस चैनल में करा जाएगा। तो आप इस चैनल को प्लीज़ क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए ताकि आगे आप अगर इस कोर्स को यूज़ भी करते हैं, नहीं भी करते फॉर दैट मैटर, तभी भी आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग एसेट फॉर यू कि इसमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चरिंग कराई जाएंगी, कि छोटी छोटी वीडियोस होंगी कि आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर करें फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एज वेल एज जनरल स्टडीज। सो लेट्स मूव अहेड टू दी कोर चीज़। कई बच्चों का ना एक ओपिनियन था कि सर ऑप्शनल में ना पीपीटी का इस्तेमाल ना हो बिल्कुल भी। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो कई बार हमें टॉपिक्स में पीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट अगेन, लुकिंग एट दी फीडबैक एंड ओपिनियन बच्चों का, व्हाट आई हैव मेड श्योर इज कि आपके कोई भी टॉपिक होगा एंथ्रोपोलॉजी में, कहीं भी पीपीटी इस्तेमाल नहीं करी जाएगी। दैट इज़ वाई वेरी स्ट्रिक्टली रिटन ओवर हियर, नो पीपीटी पॉलिसी। आप देखेगा मैंने छोटे से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, चाहे वो आपके डायग्राम्स हों या फ्लो चार्ट्स हों, चाहे वो डेफिनेशंस हो, चाहे वो मैप्स हों, हर जगह आई विल बी यूजिंग द बोर्ड। कई जगह मैंने थोड़ा सा पहले ही मैप बना लिया होगा, क्लास शुरू होने से पहले कोई चीज़ आपके सामने ड्रॉ करेंगे, बट वी विल नॉट बी यूजिंग एनी पीपीटी फॉर एनी टॉपिक। अब उसका बेनिफिट ये है आप लोगों को कि कई बच्चों को लगता है कि सर पीपीटी से थोड़ा ना ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, ताकि हम जब आप लिखें बोर्ड में और हम नोट करें ना, उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, आपका फीडबैक भी लिया गया एंड बेस्ड ऑन दैट पॉलिसी देयर विल बी नो पीपीटी दैट इज बीइंग गोइंग टू बी यूज्ड इन द क्लास। दैट इज समथिंग वी कीप ऑन इनकॉर्पोरेटिंग इवन इन दिस बैच ऑल्सो जो चल रहा है, वी आर यूजिंग द सेम पॉलिसी। ये इसलिए बोला गया है कि कई बच्चों का फीडबैक लेते हैं, वो क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है जिससे आप स्टडी कर सकें, टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव। साथ ही साथ हम जब क्लासेस लेते रहते हैं तो साथ में वीडियो कॉल भी करते रहते हैं बच्चों के साथ क्लास के अंदर, ताकि डिस्कस कर सके। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स दैट वी आर डूइंग फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। नाउ कमिंग, बिफोर वी गो ऑन टू द सिलेबस, समझें कि क्या क्या है इस बैच के अंदर, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव क्लासेस हैं। आपका जो शेड्यूल है, आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आपकी 2 आवर्स एक दिन में क्लास होती हैं एंड मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। आप बकायदा लाइव क्लास उस ड्यूरेशन में देखेंगे तो आप लाइव देख सकते हैं। आपके पास उसके बाद भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो प्रॉपरली अवेलेबल होगा। तो आपकी कन्वीनियंस है, जो लोग लाइव देखना चाहते हैं, जो रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, आप जरूर देखिए। बट मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी, आप लाइव होंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल में भी इमीडिएटली ड्यूरिंग द क्लास लेकर आ सकता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए। सो दैट इज़ द बेनिफिट। नेक्स्ट इज़ द डाउट सेशंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं कोई टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे आपने देखा कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी पीपीटी ऑल्सो, तो हम लोग जो पढ़ा रहे होते हैं, कीप ऑन आस्किंग द स्टूडेंट्स कि आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी इशू दैट यू वांट टू आस्क। आप पूछिए, आई रिपीटेडली अगेन एंड अगेन रिपीट, कि आपको तब तक क्लैरिटी मिले। नहीं मिलती, वील अगेन रिपीटेड। सी, इस चीज़ों को भी हम विद टाइम बच्चों के साथ सीखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम होता है। वी नो दैट कि थोड़ा सा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी मेक श्योर
कि थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग कि आपके साथ वीडियो कॉल में भी आ सकते हैं, आपको कोई डाउट्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी आ रहे होते हैं लाइव आपके साथ, ताकि डिस्कस कर सकें आपके जो डाउट्स होते हैं। हाँ, कभी कभार जब आपके मेल्स आते हैं, कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है सबको रिप्लाई करना, बट फ्रॉम आर एंड वी ट्राई आर बेस्ट कि आपके इश्यूज रिजॉल्व कर सके, बट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट ऑल्सो, कि आप ये देखिए कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, बट फ्रॉम आर एंड वी ट्राई आर बेस्ट कि आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हों। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, जो आपका सिलेबस होगा उसके साथ आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे मेंस के। आपके पोर्टल, जो आपकी ऐप होती है, उसके अंदर आप डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर, जब आपकी डेट पहले से दे दी गई होगी, आप डाउनलोड करो, आप पूरा टेस्ट लिखो, आप अपलोड करो। विद इन अ सर्टन स्पैन ऑफ टाइम आपके आंसर स्क्रिप्ट चेक होके आपके पास आ जाएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लीज़ एक चीज़ समझिए, टेस्ट सीरीज जो होती है, आप खुद सोचो कि पीपल पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टेस्ट सीरीज को लेने के लिए, ताकि कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज लेते हैं। आप देखिए कि आपकी इस कोर्स के अंदर ही इनबिल्ट है टेस्ट सीरीज। अगेन, मेजर प्रॉब्लम जो मैंने पिछले बैचेस में भी देखा है, स्टूडेंट्स का अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, वो सोचते हैं सर अभी पढ़ा नहीं, टेस्ट कब दे ना दे, करते करते पूरा कोर्स भी जब एंड तक आ जाता है, टेस्ट नहीं दिए होते। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं कि सर हमने दिया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको कैसे पता लगेगा आपकी गलतियां कहाँ हैं? और जब आप टेस्ट मिस करना शुरू करते हो, 1 2 3 4 करते करते, फिर आपकी आदत पड़ जाती है टेस्ट मिस होने की। सी, रिमेंबर, पढ़ना एक चीज़ है, उसके बाद अपने आप को इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। आपके साथ इनबिल्ट है इस कोर्स में, तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए ताकि आप अपने आप इंप्रूव कर सकें। इनिशियली नंबर नहीं आते बच्चों के, बट धीरे धीरे करके स्टार्ट इंप्रूविंग। नेक्स्ट इज पीडीएफ नोट्स एंड क्लास नोट्स। अब समझो, पीडीएफ नोट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी आपके इस कोर्स के नोट्स हैं, ठीक है? जैसे हर टॉपिक के ऑलरेडी एक पीडीएफ में नोट्स होंगे जो आपको ऐप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्लास में, जैसे मैं ये बोर्ड है, बोर्ड में चीज़ें लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी जो पीडीएफ फॉर्म है आपके नोट्स में ये भी अवेलेबल होगा। सो यू विल बी हैविंग थ्री थिंग्स। एक तो क्लास लेक्चर आपके पास है जो आप लाइव या रिकॉर्डेड देख सकते हैं। दूसरा आपके पास है जो पीडीएफ नोट्स हैं। तीसरा आपके पास क्लास नोट्स हैं जो मैं बोर्ड में लिखूंगा, आपके पास अवेलेबल होगा। तो थ्री रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग। व्हाट वी डू इज वेन एवर वी कंप्लीट अ टॉपिक, हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको चेक करते हैं या एवेल्युएट करते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे आई वेरी ऑफन डू इज कि कोई क्वेश्चन बोर्ड में दिया, आई गिव देम 4 to 5 minutes कि आप स्ट्रक्चर करो और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर जो बच्चों ने लिखा होता है, देन आई डू द स्ट्रक्चरिंग ऑन द बोर्ड एंड वी डिस्कस कि किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते थे। सिमिलरली पुराने क्वेश्चंस को डिस्कस करना, एंड फॉर दैट मैटर टेस्ट सीरीज भी आपकी है तो वो उसमें और वैल्यू एडिशन कर देती है। इसके अलावा भी आपके पास होते हैं वैल्यू एडिशन मटेरियल। अब कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली लिंक नहीं होते, कभी कभार हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी देते हैं कि ये टॉपिक है, यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स, तो उसको वैल्यू एडिशन मटेरियल में भी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज अगेन अ सेपरेट सेक्शन इन योर ऐप जो आप उसको डाउनलोड करके एज नोट्स रीड कर सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जब आप स्टडी करते हो एंथ्रोपोलॉजी। सी, आर कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस always is to deliver the best thing, best possible solution to the students for the problems that they face. जैसे हम लोगों ने बोला, जो मेजर थिंग्स जो हम लोगों को वर्क कर रहे हैं वो इसमें है कि नो पीपीटी पॉलिसी है, जो चीज़ है टेस्ट सीरीज से लेके हर चीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद इन द ड्यूरेशन टू फिनिश द सिलेबस एंड विद क्वालिटी। याद रखिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दो चीज़ें आप लोगों को बहुत समझनी ज़रूरी है। इफ़ यू गो टू एनी प्लेस, ठीक है, आप देखेंगे कि कई जगहों में होता है या मेजर जगह में होता है 30 40 50% सिलेबस कंप्लीट करके सबको नोट्स दे देते हैं। इट टेक्स टाइम इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिवली किसी चीज़ को, बट अगेन जो आपको स्केड्यूल टाइम दिया जाएगा उसी के अंदर कंप्लीट करा जाएगा। दिस इज वी हैव वर्कड रिगरसली ऑन दैट एंड वी विल स्टिक टू द डेडलाइन ऑल्सो। सो दैट इज समथिंग, हमारी तरफ से बहुत एफर्ट रहा है इस चीज़ को, एंड वी विल अबाइड बाय दैट अलॉन्ग विद दी अदर पॉलिसीज एंड द थिंग्स एंड द न्यू फीचर्स दैट वी हैव एडेड टू द एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस और कोर्स। देखिए, अब थोड़ा सा किस तरीके से आपको पढ़ना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का
सब पार्ट्स अगर मैं देखूं, ये आपके पेपर 1 के हैं। देखो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस अपने आप में कई लोग परसीव करते हैं कि छोटा सा है, फटाफट हो जाता है। प्लीज याद रखिए, कई मिथ्स जो होती हैं ये फैलाई जाती हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिलेबस है इसका बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कोई छोटा ऑप्शनल या बड़ा ऑप्शनल वाली चीज़ नहीं, सारे ऑप्शनल्स की अपनी एक अच्छी लेंथ है। इट टेक्स टाइम उसको कवर करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। अगर सिर्फ नोट्स दे दिए जाए पढ़ने के लिए तो फिर कहने को, तो अगर आपको सिर्फ हेडिंग्स लिख के दे दी जाए तो अब बंदा तो कहने को 3-4 महीने में भी खत्म कर ले, है ना। इट टेक्स सर्टन टाइम इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट। अब आप खुद देखेंगे सिलेबस जो इसका है उसको ब्रॉडली मैंने ब्रेक करा है ताकि आप समझें कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस को ओरिएंट करा गया है और कैसे हमें पढ़ना है। अगर एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 देखते हैं, अब एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में 500 नंबर का है। अब 500 मार्क्स को डिवाइड कर दीजिए, 250 मार्क्स पेपर 1, 250 मार्क्स पेपर 2। अब जो पेपर 1 है वो क्लोज टू 75% से 80% सिलेबस है आपका। 75% सिलेबस आता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लग रहा होता है पेपर 1 में ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है क्या, अरे कैसे होगा। याद रखिए 75% सिलेबस है तो इसको करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। पेपर 2 जो है यू कैन ईजिली कंप्लीट इट, वी कंप्लीटेड इन लेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है पूरा। इसमें थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगता है क्योंकि ये मेजर पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज़ है आपका फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा पार्ट है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और चौथा पार्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब एक चीज समझ लीजिए, जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है इसको पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंबाइन करके करते हैं हम, अलग अलग नहीं करते। यानी कि हम लोगों ने जब बाकी पार्ट्स कर लिए होंगे तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक साथ करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का। अब देखिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अभी देखेंगे, सोशियो कल्चरल देखेंगे, लिंग्विस्टिक। अब कई लोगों के दिमाग में चीज़ आ रही होगी, सर कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है। प्लीज़ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक नॉलेज, एक एंडलेस नॉलेज लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई सवाल आता है लोगों को अज्यूम करते हैं। बट देखिए एक चीज़, हमें कहीं तो स्टॉप होना होता है। तो वो बुक्स या वो सोर्स जहां से एक्चुअल पेपर बनता है वो पता होना ज़रूरी है। देखिए मैं बोलूं कि जो हम क्लास में करा रहे हैं 100% वहीं से आ रहा है, ये गलत होगा। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट कि ये जो हम करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी एनालिसिस पूछा जाए, वो डिपेंड करता है आपने सिलेबस कैसा पढ़ा है। जिस बच्चे ने प्रॉपरली पढ़ा होगा और थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स होगी वो और ज़्यादा उस कुछ ऐड करके क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिख लेता है, आएगा सिलेबस में से ही, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं अभी बाद में बिफोर जब हम सिलेबस को डिसाइफर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या सोर्सेज हैं। मेजरली मैं आपको बता दूं, ईपीजी पाठशाला और इग्नू के एंथ्रोपोलॉजी के जो नोट्स हैं ये मास्टरपीस हैं, ये मेजर सोर्स हैं जहां से आपके पेपर बनते हैं, क्योंकि सरकारी हैं और जो प्रोफेसर्स ने नोट्स बनाए हैं वही यूपीएससी के पेपर्स भी सेट कर रहे होते हैं ऑप्शनल के। तो इसके बाहर जनरली नहीं आता है। तो हम जब, अब हमारा रोल क्या है, देखो अब हर चीज़ तो नहीं पढ़ोगे ना उसमें, जो सिलेबस में वो पढ़ना है और उसके अलावा भी काफ़ी वैल्यू एडिशंस होती हैं थ्रू सर्टन जर्नल्स, थ्रू केस स्टडीज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। जैसे हम काका कमेटी रिपोर्ट पेपर 2 में ऐड करते हैं, सक्सेना कमेटी रिपोर्ट और सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं विच वी ऐड। अब वो चीज़ें ऐड होके आपका एक प्रॉपर एक इस लेवल में आप पहुंचते हो कि आप अगर अच्छी तरह से रिवाइज करोगे तो आप अच्छे आंसर लिख पाओगे, कंटेंट की कमी नहीं होती है, ठीक है। सो अब ये नहीं है कि एंडलेस किताबें इकट्ठा करते रहो, एंडलेस नोट्स इकट्ठा करते रहो, फिर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। देखो वी ऑलवेज से दैट वी कंट्रीब्यूट 20% टू योर सक्सेस, 80% is something that you have to do on your own by the means of repeated revision, repeated hard work, टेस्ट सीरीज, रिवाइज टेस्ट सीरीज, रिवाइज टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये तीनों चीज़ें करते रहोगे तब जाके आप सक्सेसफुल होते हो। क्योंकि सिलेबस खत्म करने के बाद भी बच्चों के साथ ये होता है कि उनको लगता है अरे समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग आपको स्पून फीड कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, बार बार रिपीट करा जा रहा है, बट अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से सक्सेसफुल होगे।
सो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम वी कम अक्रॉस हु गेट इरिटेटेड एंशियस, दे माइट बी क्रिटिकल ऑफ यू. क्रिटिकल इज नो प्रॉब्लम, वी लर्न फ्रॉम देम. बट चीज़ ये है कि आप खुद अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो ना मैं ना ऊपर वाला कोई आपको सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा. वी आर हेयर एज गाइड्स एंड मेंटर्स हु टेल यू, डायरेक्ट यू हाउ यू हैव टू डू. यू हैव टू स्टडी, बट आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक. अब धीरे धीरे करके देखते हैं. देखो ये जो चीज़ें हैं ना 1.1, 1.2, 1.3, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे लास्ट में कराया जाता है और इसके जनरली आपको नोट्स दे दिए जाते हैं. इसका रीज़न है कि हम लोग ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं बाकी सारे टॉपिक्स में. जैसे अगर मैं पूरा बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं उसको डिटेल में पढ़ चुका हूँ. यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जाता है जो आपको नोट्स देते हैं, जबकि ये लास्ट में करना चाहिए, नॉट इन द स्टार्टिंग. सिलेबस में पहले दिया है बट वी डू इट द लास्ट. ये एक जेनरिक ओवरव्यू होता है एंथ्रोपोलॉजी का. नेक्स्ट देखिए, जो चीज़ें अब येलो में है, ठीक है, आपके पेपर 1 में, वो मैन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिनोट करेगा मेजरली, और वाइट वाला सोशो कल्चरल. अब देखिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप देखिए ह्यूमन एवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ मैन, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, किस वजह से एवोल्यूशन हुआ, कौन सी थ्योरीज हैं. जैसे आपके देखे होंगे डार्विन से पहले की थ्योरी, डार्विन की थ्योरीज क्या हैं, पोस्ट डार्विन की थ्योरीज क्या हैं. काफ़ी सारे नई थ्योरीज आई हैं, कई सारे रूल्स हैं जो रेलेवेंट आज के टाइम पे नहीं है, बट हमें पढ़ना इस वजह से पड़ता है, ये देखने के लिए कि आज के टाइम की जो थ्योरीज हैं वो कैसे आई हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें बहुत सारे डायग्राम्स, थ्योरीज, थिंकर्स के नाम आते हैं और डायरेक्ट सवाल आते हैं. ज़्यादातर 10-10 नंबर के सवाल आते हैं. इफ़ यू हैव रेड देम वेल रिपीटेडली, बार बार, बहुत डायरेक्ट सवाल आएगा, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत स्कोरिंग भी होता है. नेक्स्ट, अब हम लोग याद रखिए एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ते हैं किस लिए, क्या पढ़ रहे हैं उसमें, स्टडी ऑफ मैन. अब मैन की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपने देखा कि इनिशियली हमने क्या पढ़ा, एवोल्यूशन क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या है. अब हम लोग आए तो बोलते हैं ना कि प्राइमेट्स हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं. क्या, कौन है, हम खुद प्राइमेट्स हैं, बट हमारे एंसेस्टर्स कौन रहे हैं. तो वो चार्ट हमें बनाना पड़ता है ना, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्यों ब्रांचिंग हुई है, क्या रीजन रहा होगा, हम एक एप से अलग क्यों हैं, हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो उस एप की बॉडी में नहीं है, और हम क्यों अलग हुए हैं. ये चीजें बार बार दिमाग में आएंगी. सो वी हैव टू स्टडी बेसिक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्राइमेट्स क्या होते हैं. वी आर ऑल्सो प्राइमेट्स, हम भी प्राइमेट्स हैं, बट बाकी प्राइमेट्स से अलग क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ. तो थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन और किस तरीके से एवोल्यूशन के दौर में कौन से प्राइमेट्स रहे हैं, क्या फीचर्स रहे हैं उनके, वो थोड़ा बहुत हम इस यूनिट में जानते हैं. बिकॉज हमें अगर इंसान की तरफ पहुंचना है कि वो क्या है तो हमें उसका थोड़ा सा पास्ट भी जाना जरूरी है. अगेन इसमें डायरेक्ट सवाल आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, स्केलेटल चेंजेस, कि हम लोग जैसे हमारे एंसेस्टर्स झुककर वॉक करते थे, चारों लिम्स इस्तेमाल करते थे, हम 2 पैरों में हैं, क्यों है, इसके फायदे क्या हुए हैं, इसके नुकसान क्या हुए हैं. इसको केस स्टडी के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ें 1.5 यूनिट में आती हैं, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है. देन नेक्स्ट चीज़, अब देखिए हमने जब प्राइमेट्स पढ़ लिया तो अब हम जा रहे हैं कि कैसे होमोसेपियंस की तरफ हम गए हैं. तो ये चीज़ आप देखिए कई बार आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा बहुत सारे, कि ऑस्ट्रोलोपिथेसीन्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, रोडेशियन मैन, होमोसेपियंस, इसके अलग अलग फॉर्म्स. अब देखो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके जो चीज़ें दी गई हैं, इसके फीचर्स, फिजिकल फीचर्स एंड कल्चरल फीचर्स आपको पता होना चाहिए. और आपको जिस तरीके से सिस्टमैटिकली दिया गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. उसकी कुछ थ्योरीज भी होती है, वो पढ़नी है, और उसके फीचर्स याद करने होते हैं. एग्जामिनेशन में लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, चाहे वो 10 नंबर के आए, 15 या 20 नंबर के आए, वो डायरेक्ट सवाल आते हैं. कभी कभार कुछ एनालिटिकल सवाल भी आते हैं, वो भी हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े. जैसे फॉर एग्जाम्पल निएंडरथल मैन है, वो क्यों एक्सटेंट हुआ. एक निएंडरथल मैन आप देखेंगे ज्यादा बल्की था, होमोसेपियंस इतने नहीं थे, उसके बावजूद भी निएंडरथल मैन खत्म हो गया, एक्सटेंट हो गया. तो हम क्लास में जब डिस्कस करते वी डू क्लोज टू 7 to 8 थ्योरीज उसके लिए. अब एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है. सो ये छोटे मोटे सवाल जो और होते हैं, जो दिमाग में आते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं ताकि एग्जामिनेशन में अगर वो आए भी तो वी आर एबल टू सॉल्व देम ऑल्सो वेल. तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम्स, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, अगेन एवरीथिंग
वी विल बी डूइंग ऑन द बोर्ड, नो पीपीटी यूजेज विल बी डन हियर। ठीक है, ताकि आप लोग साथ साथ जो मैं बोर्ड में लिखूंगा उसको नोट भी करते रहो, समझते भी रहो, लिखते लिखते याद भी हो जाता है, बट अगेन उसको रिवाइज करना बार बार आपकी ड्यूटी होगी। सो दिस इज हाउ प्रोग्रेस हो रहा है एक होमोसेपियंस की तरफ, राइट। नेक्स्ट अगेन सेल के ऊपर है कि सेल क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, सेल डिवीजन क्या है, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अगेन 1.7 यूनिट में है। अभी 2 मिनट के लिए ये जो है आपके बाकी टॉपिक्स स्टार्ट होने से पहले मैं अभी फिर दोबारा से बाकी पार्ट्स जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के वो देख लेता हूँ। देखिए 1.7 तक था, अब देखो आगे बढ़ो 9.1 यूनिट्स। थोड़ा सा यूपीएससी का सिलेबस ना ऊपर नीचे ऐसे सेग्रीगेटेड है, एग्जैक्टली सारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या सोशियो कल्चर एक साथ नहीं है, तो थोड़ा सा इशू है, बट अगेन हम एक साथ ही करेंगे, जैसे फिजिकल पार्ट एक साथ, सोशियो कल्चर एक साथ। 9.1 से लेके आप देखोगे ये सारा जेनेटिक्स का पार्ट है। कई बार स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम लगती है कि सर जेनेटिक्स जो है वो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, क्या मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक होगा? नहीं, देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसका लेवल धीरे धीरे रेस करेंगे। आपसे बार बार सवाल भी पूछता रहूँगा, समझ आया नहीं आया, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। 10वीं लेवल तक की भी अगर आपको जेनेटिक्स की नॉलेज है वो मोर देन इनफ है। हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि क्या जीन होता है, क्या एलील होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो दिस इज 9.1, 9.2, 9.3, ये सारी जेनेटिक्स के टॉपिक है। 9.4 क्रोमोसोम एबरेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर क्रोमोसोम्स का लेट अस से कोई प्रॉब्लम हो जाए, नंबर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या फॉर दैट मैटर बहुत सारी स्ट्रक्चरल एबरेशन हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं। अगेन इसके भी सवाल जेनेटिक्स में आप याद रखिए मोस्टली डायरेक्ट ही आते हैं, जो सिलेबस में लिखा है उसको उठ के जनरली वो दे देते हैं, और बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये, आपको समझना है और जो लिखा है नोट्स में उसको बार बार रिवाइज करते रहो, सिमिलर क्वेश्चंस आपके उठ के आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सो दिस इज द जेनेटिक्स पार्ट। अगेन अब जेनेटिक्स की ही एप्लीकेशन हम रेसिज्म में देखते हैं, ठीक है ना। रेस क्या होती है आप खुद देखोगे, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं ना कि रेसेस बेसिकली आपके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे आपको डिवाइड करा गया है। आप देखते हो निग्रॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, ये सारे क्या है, कॉकोजॉइड्स, दीज आर बेस्ड ऑन योर फिजिकल फीचर्स। अब ये फिजिकल फीचर्स को एज अ प्रिमाइस इस्तेमाल कर रहे हो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, वो हो गया रेसिज्म। अब आपका कलर क्या है, आपके हाइट क्या है, आप कैसे हो, दिस हैज गॉट लॉट टू डू विद योर जेनेटिक्स ऑल्सो, राइट। सो हम लोगों को इस टॉपिक को भी डील करते हैं, स्टडी करते हैं बहुत सारे डिटेल में, विल बी यूजिंग डायग्राम्स एंड ऑल। देन अगेन अलग अलग एज, सेक्स, पॉपुलेशन वेरिएशन, जो जेनेटिक मार्कर्स वगैरह है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम स्टडी करेंगे। अगेन थोड़ा सा आता है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या है, इंसान किस तरीके से अडाप्ट करता है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे डेजर्ट में, जैसे कोल्ड इलाकों में, या कहीं हाईलैंड इलाकों में, तो वो थोड़े से इकोलॉजी के रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या वो पढ़ते हैं, कैसे अडाप्ट करा है। उसमें हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट और एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट कैसे बॉडी क्या अडाप्ट कर रही है किस तरीके से, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ किस तरीके के आप कपड़े पहन रहे हो, आप इग्लू में रह रहे हो, या क्या क्या चीज़ें आप अडाप्ट कर रहे हो ताकि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सको। यू कैन टू रीड ऑल दिस स्टफ ओवर हियर। देन इज एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, किस तरीके स्टडी ऑफ डिजीजेज होता है यहाँ पे, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस ओवर हियर। देन इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो पैदा होने से पहले से बाद पैदा हुआ, उसके बाद नेटल, इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मैच्योरिटी, सेनेसेंस, इंसान की पूरी लाइफ साइकिल जो है जैसे वो ग्रो करता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें एट एवरी लेवल, वो स्टडी करा जाता है कॉम्प्रिहेंसिवली। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर तरीके का, बायोकेमिकल, न्यूट्रिशनल, साइक्लिक, सोशियो इकोनॉमिक, एजिंग, सेनेसेंस, इसकी थ्योरीज का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं इसमें से। बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल लॉन्जेविटी, ये अगेन रेलेवेंस ऑफ मेनार्क, मेनोपॉज, फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी पैटर्न्स क्या है, डेमोग्राफिक थ्योरीज क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देन अगेन बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी, फ्यूगेंडिटी, मोर्टेलिटी एंड टैलिटी, अगेन ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ये अगेन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत वेटेज है इसकी पेपर में, बहुत सारे सवाल आते हैं और अगेन डायरेक्ट सवाल आते हैं। लास्ट पार्ट इज
12, दिस इज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज डन एट द लास्ट, जो एप्लीकेशन होती है। अगेन इसको भी आप चाहो तो फिजिकल का भी पार्ट ले सकते हैं, बट इट नेसेसरली फिजिकल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है जो कि लास्ट में कराया जाता है। ये था आपका ओवरऑल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। अब देखो, आपने देखा था सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब नेक्स्ट देखिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है। 2.1 2.2 नेचर ऑफ कल्चर एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। प्लीज याद रखिए, जब आप थ्योरीज कर लेते हो एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसके आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर हो जाते हैं। जैसे व्हाट इज कल्चर या नेचर ऑफ कल्चर क्या, अगर आपने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं एंथ्रोपोलॉजी की, सोशियो कल्चरल, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, एवोल्यूशनरी स्कूल, फंक्शनल स्कूल, सो ऑटोमेटिकली आपके ये आंसर्स आसानी से हो जाते हैं। दिस इज अगेन डन आफ्टर द थ्योरीज इज डन। टॉपिक आता है मैरिज। मैरिज में हम पढ़ते हैं मैरिज कैसी है, टाइप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, कैसे वेरिएशन होती है, क्या क्या जैसे आप देखोगे कि मैरिज की रेगुलेशंस क्या होती है, मैरिज पेमेंट्स क्या होती है। पेमेंट्स मतलब जैसे आप देखोगे ब्राइड प्राइस, डाउरी, अलग अलग तरीके की मैरिज पेमेंट्स होते हैं। और हम लोग बहुत सारे हर एक एक चीज़ में कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडीज़ एंड एग्जाम्पल करते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए, समझने के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टॉपिक। और हर एक एक टॉपिक याद रखिएगा। अगर आप सोचें ना कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, अभी आप पेपर 2 भी देखिएगा, पेपर 1 भी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके आपके सोशल सोसाइटी, सोशल जस्टिस हो गया, आपके एस्से हो गए। क्योंकि देखो, कई बार आप बोलते हो ना कि सर ओवरलैप कैसे करें। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, आपको डायमेंशंस लिखने पड़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन, यू गेट एवरी डायमेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो जेनेटिक्स हो, सोशो कल्चरल हो, कोई भी हो, आर्कियोलॉजिकल हो, आपके चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, एथिक्स हो, एस्से हो, आप हर जगह इसके डायमेंशंस इस्तेमाल कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। आप आर्कियोलॉजी पढ़ते हो, आर्कियोलॉजी में आपके पेपर हमने काफ़ी सारे मीजोलिथिक वगैरह के सवाल आता है, जो शायद आप इग्नोर कर देते हो कितनी बार एंशियंट इंडिया में, है ना। तो वो चीज़ें सारी की सारी कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं। और फॉर दैट मैटर एस्से में तो आप देखिए कि एस्से इज व्हाट यू हैव टू राइट, चाहे वो मोरालिटी पे आया हो, एथिक्स पे आया हो, आपको डायमेंशंस बहुत सारे चाहिए। अब जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो तो आपके डायमेंशंस बहुत वाइड हो जाते हैं किसी भी आंसर को अप्रोच करने के लिए। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मैरिज, नेक्स्ट आता है आपका फैमिली। फैमिली में भी यही कि फैमिली क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या टाइप है। सिमिलरली सवाल आता है कि मैरिज और फैमिली क्या यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह होती हैं क्या, या डेफिनेशन यूनिवर्सल है क्या, या एक डेफिनेशन मैरिज को प्रॉपर्ली बता सकती है क्या। इन चीज़ों को थिंकर्स के हिसाब से हम यूज़ करके इनको समझते हैं। देन कम्स किनशिप। किनशिप क्या होती है, रिश्तेदारी, ठीक है ना। या तो बाय ब्लड होती है या बाय मैरिज अलायंस होती है। बाय ब्लड फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फादर से कैसे रिलेटेड हो, हाउ यू रिलेटेड टू योर फादर, बाय ब्लड। हाउ आर यू रिलेटेड टू योर वाइफ, बाय मैरिज अलायंस। तो रिश्तेदारी दो तरीके से हो सकती है। तो किनशिप बेसिकली जब आप मैरिज फैमिली करते हो तो किनशिप का काफ़ी हद तक टॉपिक खत्म होता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से डिसेंट होता है, क्या क्या टाइप्स हैं, उन सबको हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज करते हैं यूजिंग दी डायग्राम्स एंड मैप्स। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सोसाइटी में आप देखिए, आपने मैरिज पढ़ा, फैमिली पढ़ा, किनशिप पढ़ा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे कि स्कोप, मीनिंग क्या है, रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का। फॉर्मलिस्ट सब्सटैंटिविस्ट डिबेट्स आती हैं कि क्या जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, डिमांड सप्लाई का, प्रॉफिट करने का, जो हम नॉर्मली हम सोसाइटी में देखते हैं, क्या ये ट्राइबल या इंडिजिनस सोसाइटीज़ में भी उतने रेलेवेंट है। तो फॉर्मलिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई रेलेवेंट है। सब्सटैंटिविस्ट बोलते हैं नहीं, नहीं है उनकी, क्योंकि सोसाइटी अलग तरीके से वर्क करती है। तो ये डिबेट है पूरी की पूरी, बहुत सारे थिंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम डिफरेंसेस वगैरह लिखते हैं एंड वी एनालाइज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीज़ों को। देन इस प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ पढ़ते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, स्वीटनिंग, पेस्ट्रल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, और ग्लोबलाइजेशन का इन चीज़ों में क्या इम्पैक्ट है। दिस इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। अब आप देखिए, आप आंसर्स भी जब लिखते हो तो हमेशा देखते हो ना कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जस्ट इमेजिन कि आप हर चीज़ के बारे में ऑलरेडी जब आप ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू एवरी जनरल स्टडीज आंसर ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस कंसिडरेबली। यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ते हैं कि एक बैंड, ट्राइब, चीफडम, स्टेट, किंगडम, इन सब में फ़र्क क्या है। एक ट्राइब जो रह रही है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेट अस छोड़िए, जारावास के बारे में देखते हैं। जारावा ट्राइब जो है वो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का उससे अलग कैसी है, दिमाग में आता होगा ना। उनका भी अपना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इंडिया का तो प्रॉपर सिस्टम है ही।
what is the difference between these systems, how do you analyze them and why they are different. So ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ते हैं, यूजिंग द वेरियस केस स्टडीज, डेफिनेशंस एंड थिंकर्स. नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन. अब रिलीजन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. पहला चीज़ है लेट अस से अप्रोचेस टू स्टडी. हर तरीके को पढ़ने की अप्रोच होती है. जैसे इसका आपको असली तरीका तब समझ आता है जब आप थ्योरीज कर लेते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद अभी आएंगी. जैसे एवोल्यूशनरी अप्रोच है. एवोल्यूशनरी अप्रोच क्या करेगा कि रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ है. फंक्शनलिस्ट अप्रोच. फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो हर चीज़ का फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मेलानोस्की है. मेलानोस्की बोलेंगे थ्योरी ऑफ नीड है उनकी. वो सोचेंगे कि हर चीज़ की अपनी एक नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से वो चीज़ रेलिवेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू मेलानोस्की आपका रिलीजन और मैजिक इसलिए आया ताकि वो लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन को डील कर सकता है, काउंटर करने में मदद करता है. हम करते नहीं है, लोग जनरली बोलते हैं कि कोई तकलीफ आती है तो बोलते हैं ऊपर वाला है, ऊपर वाला मदद करेगा. तो वो थोड़ी सी हमारी एंजाइटी डिप्रेशन कम कर देता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ये मेलानोस्की बोलते हैं. एवोल्यूशनरी थिंकर लाइक एडवर्ड टाइलर है, वी हैव मॉर्गन, वी हैव फ्रेजर, ये अपने अपने व्यूज़ देते हैं. सिमिलरली बाकी सारे जो अप्रोचेस होंगी, चाहे वो सिंबॉलिक अप्रोच हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट अप्रोच हो, बहुत सारी हैं. यहाँ आपकी मेजरली 3 दी गई हैं. विल बी डूइंग 7 अप्रोचेस क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ईपीजी इग्नू में भी दे रखा है. सो वी जनरली डू द 7 अप्रोचेस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताकि आप आंसर और अच्छा लिख सको. तो ये चीज़ें पढ़ते हैं. रिलीजन अब हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे. आप देखते हो ना, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बहुत सारे रिलीजन है. बट क्या ट्राइबल्स ऐसी रिलीजन फॉलो करते हैं? ज़रूरी नहीं है. शायद उनको पता भी ना हो. कई जो बहुत ही आइसोलेटेड हैं उनको शायद पता भी ना हो ये रिलीजन कौन से हैं. सो उनके रिलीजन क्या है, उनकी सोच क्या है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो एक प्रिमिटिव एलिमेंट दिखाता है. सो हम लोग बहुत सारे तरीके के रिलीजन्स पढ़ेंगे, अलग अलग क्या है, रिलीजन क्या है, मैजिक क्या है, साइंस क्या है, अलग अलग तरीके की चीज़ें. मैजिक में हम लोग ब्लैक मैजिक भी पढ़ेंगे क्या होता है, वाइट मैजिक क्या होता है, एक दूसरे पे प्रभाव क्या पढ़ाते हैं. हम लोग चुड़ैलों के बारे में भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं. इसको हम मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज बोलते हैं. बहुत सारे आते हैं, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम डील करेंगे. देन मिथ्स क्या होती हैं, रिचुअल्स क्या होती हैं, मोनोथिज्म पॉलिथिज्म क्या है, सेक्रेड प्रोफेन क्या है. कई इलाके होते हैं जो सेक्रेड है, एसोसिएटेड विद सर्टन पायसनेस. बाकी जो म्यूंडेन एक्टिविटीज होती हैं दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजियस एस्पेक्ट या सेक्रेडनेस, वो प्रोफेन होती हैं. इसमें हम बहुत सारे थिंकर्स का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे. इसके बाद आता है आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें देखिए क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर. हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म बाय फ्रांसिस बोस. डिफ्यूजनिस्ट स्कूल, ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन. याद रखिए हर एक एक थिंकर को बहुत अच्छी तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी कोई भी डाउट ना हो. अगेन अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यूपीएससी तो कुछ भी पूछता है, तो आप जो कह रहे हैं कि क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके बाहर नहीं आएगा क्या? प्लीज समझिए, हम आप लोगों को मेंटर कर रहे हैं वो जो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट्स हैं. हम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आप नहीं आए हो यहाँ पे. यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट ओरिएंटेड रहिए और जो सिलेबस में दिया है उसको स्टिक करिए. अगर आप उतना भी करते हैं वो भी बहुत होता है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ों को समझें, बार बार रिवाइज करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और मॉक्स दीजिए अपने. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. वरना तो नॉलेज इज एंडलेस. अगर यहाँ पे एक चीज़ लिखा है एडवर्ड टाइलर, कहने को तो आप इसके ऊपर पीएचडी भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत है नहीं. उतना तैयारी करिए, उतना पढ़िए जितनी रिक्वायर्ड है. दैट इज व्हाट वी आर देयर फॉर, राइट. सो we'll be telling you how to do and how to approach things. Next is functionalism, जैसे मैंने बताया था मेलानोस्की. Structural functionalist Radcliffe Brown. नेक्स्ट के आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, लेवी स्ट्रॉस एंड एडमंड लीच. कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, रैल्फ लिंटन, इब्राहिम कार्डना एंड कोराडी बॉयस. न्यू एवोल्यूशनिज्म, चाइल्डी, वाइट्स, जूलियन स्टीवर्ड, Shallons and Service. Cultural Materialism by Mervyn Harris. Symbolic and Interpretive Theories by Victor Turner, David Snyder, and Clifford Geertz. Cognitive Theories by Tyler and Konkin, and Postmodernism in Anthropology. ठीक है. अब एक काम करिए, कई लोगों को लग रहा होगा कि किस तरीके से ये करना है, ठीक है ना. आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक टेलीग्राम चैनल दिखाया था. उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो अभी प्रेजेंट हमारा बैच चल रहा है उसमें ना ये टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं, कॉग्निटिव एंड सिंबॉलिक. इसकी मैं ना पीडीएफ जो हैंड रिटन जो मैंने क्लास में कराया वो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है. उसको आप अपने आप देखिएगा एक बार. जो मैंने अभी आपको
QR कोड दिया था टेलीग्राम का, उसको ओपन करिएगा, चेक करिएगा। इसके ऊपर मैंने दोनों के नोट्स डाले हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। और देखिए कि हम लोग क्लास में किस तरीके से कराएं। एवरी सिंगल टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। हर एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। अगेन आई सेड, नो PPT पॉलिसी। We are not going to use any PPT. It is merely going to be, everything has to be written on the board, explained well and interact with you so that you understand it very comprehensively. आप खुद देख लीजिएगा इसको, you will understand it better. अब ये कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, बेसिकली ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है, जो कि हम लोग कई बार उसको सोशो कल्चरल का पार्ट ही मानते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें से भी पीछे कुछ समय से कुछ सवाल आ भी रहे थे, तो वी विल बी डीलिंग विद दिस। इसकी एक वीडियो मैं यूट्यूब में भी डलवा दूंगा, प्लस बैच में तो हम करेंगे इसको, और टेलीग्राम चैनल में भी इसकी एक वीडियो सून विल बी पोस्टिंग, तो आप उसको प्लीज़ अपडेट रहिएगा टेलीग्राम चैनल में, जस्ट हैव अ लुक एट इट, राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजीज। ये बेसिकली इसका जनरली हम क्लास में इसको एक ब्रीफली करते हैं, बट बच्चों को दे देते हैं एक सेल्फ स्टडी के लिए भी ये वाला पार्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मोरली थ्योरेटिकल है और सेल्फ स्टडी के लिए भी पार्ट आता है। बट अगर आप बोलेंगे तो वी कैन टेक अ सेशन ऑन दिस। बट बेसिकली किस तरीके से फील्ड वर्क करा गया है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है, स्केड्यूल क्या होता है, बेसिकली ये वर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव्स और हल्की सी केस स्टडी पता होना चाहिए। जब आपने बाकी सारे टॉपिक्स कर लिए होते हैं जो सोशो कल्चरल में, इट बिकम्स रियली इजी टू डू दिस। नेक्स्ट हम लोगों ने अब रहा आपका पार्ट ऑफ, देखिए अब रहा आर्कियोलॉजिकल। ये है पेपर 1 का आर्कियोलॉजी की डेटिंग्स क्या होती हैं, डेटिंग मेथड्स क्या होते हैं, रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग, और ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, कॉपर, ब्राउन्स एंड आयरन। आपको देखिए, आप जनरल स्टडीज़ में भी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, बट वो डिटेल में नहीं होता। जब आप यहाँ पे करते हो इतनी डिटेल में, आपको वो चीज़ शायद जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ डन सो कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर हियर। सो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपके कल्चर वगैरह को सारी तरीके से डिटेल से एंथ्रोपोलॉजी में डील करा जाता है। दिस इज द आर्कियोलॉजी पार्ट ऑफ पेपर 1। याद रखिए पेपर 2 में सारा कुछ सेम है, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। सो दैट इज वाई वी डू आर्कियोलॉजी ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 टुगेदर, नॉट सेपरेटली। क्लियर? दिस इज व्हाट वी से आपका पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, अब मैं हल्का सा वापस जाता हूं। देखिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सोशो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। मेरी एक रिक्वेस्ट सबको है कि लिखने को मैं यहाँ बहुत सारी बुक्स लिख सकता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी कि जब हम स्टार्ट करते हैं, आप क्लास के लेक्चर्स को देखो और आपके नोट्स को देखो, इसको पढ़ो, साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी आई विल बी टेलिंग यू द बुक्स। ओवरऑल याद रखिए, मैंने हमेशा बोला EPG पाठशाला, सेकेंड इज इग्नू। नोट्स के खिलाफ, नोट्स के अलावा, क्लास नोट्स एंड PDF नोट्स के अलावा कोई जानना चाहता है या पूछना चाहता है, जिसको चाहिए, ये होते हैं मेजर, EPG पाठशाला एंड इग्नू एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा एक रेफरेंस बुक आती है, एम्बर एंड एम्बर। इसकी भी PDF कॉपी आई विल पुट इट इन द टेलीग्राम चैनल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये एक रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है आपकी। ये प्लीज़ अगेन मैं बता रहा हूँ, अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसको रेफर करिएगा जब आप बाकी चीज़ें जो क्लास में अगर आप नोट्स कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा अगर किसी को लगता है नहीं मुझे और रेफर करना है, देन दीज थिंग्स, दीज आर ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर करे हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं सर सिर्फ इससे नहीं होता, 10 बुक और पढ़नी है, तो आप पढ़ते रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ जरूरत होगी आई टेल यू। फॉर एग्जाम्पल जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं, लेट अस से आप सोशो कल्चर में थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब थ्योरीज में गया पांडे करके किताब आती है उसकी थ्योरीज की, विल बी टेलिंग यू दैट उस टाइम पे। अभी आप इकट्ठा मत करो रिसोर्सेज को, फिर पढ़ा नहीं जाता क्योंकि साइकोलॉजिकली इतना इकट्ठा हो जाता है। वील बी गिविंग यू एज वी प्रोसीड, एज वी गो हेड, ठीक है। विल बी गिविंग यू द PDF कॉपीज ऑल्सो इस इन सब बुक्स की, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, इसकी भी, इन सब की भी और उसकी भी। बाकी जो क्लास नोट्स हैं और आपके जो नोट्स PDF नोट्स हर टॉपिक के बने हुए हैं, दैट इज अ गुड फॉर योर फाउंडेशन चीज़,
योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स फेच करने के लिए भी। अब एक चीज़ सवाल बार बार आता है, कुछ बच्चों ने एक और चीज़ बोली थी कि सर अंग्रेज़ी या इंग्लिश का जो यूटिलाइजेशन है वो कभी कभार नोट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। एक चीज़ समझिए, देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ लैंग्वेज जो इंग्लिश में है वो तो आपको लिखनी पड़ेंगी। उसका तरीका ये, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, जब आप समझ गए उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ कीवर्ड है कोई, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स है, अब उसको मेंडेलियन आपको समझ नहीं आ रहा, मेंडल के नाम से आया है, मेंडेलियन, मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था उससे मेंडेलियन जेनेटिक्स बना है। अगर आप मेंडल नहीं पढ़ पा रहे कि वर्ड क्या है तो फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। इतना तो आपको बेसिक करना पड़ेगा ना कि मेंडल शब्द है इंग्लिश में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपको इतना इंग्लिश रखनी है कि आप चीज़ों को बेसिक समझ सको, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये भी नहीं हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं हमेशा क्लास में एक चीज़ बोलता हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जब आपकी कॉपीज एवेलुएट हो रही होती हैं उसमें आपका नाम नहीं होता, आपका रोल नंबर भी नहीं होता, कोड कर देते हैं उसको। एग्जामिनर के पास एक कॉपी आ रही है जो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, चाहे वो सेंट स्टीफन से हो, आईआईटी दिल्ली से हो, आईआईएम से हो, किसी भी स्कूल कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा हो, उसके लिए तो वो कॉपी है। जिसने अच्छा लिखा है, अच्छा प्रेजेंटेशन करा है, करेक्ट लिखा है, उसको नंबर मिलेंगे। दिस इज हाउ दिस एग्जामिनेशन इज ओरिएंटेड। यूपीएससी का एक पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड है, वो अपना मेंटेन करके रखता है। आप में अगर लगता है कुछ इंप्रूवमेंट्स है, आप वर्क करिए उसके लिए। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आप इंप्रूव नहीं कर सकते, चाहे आपकी वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी मेमोरी हो। मेमोरी अगर आपको लगता है कम है, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ठीक। अगर आपको लगता है आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, और आंसर्स लिखिए, इवैल्यूएट कराइए। अगर आपको लगता है स्पीड कम है, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज ज़्यादा करो, तो रिकॉल एबिलिटी ज़्यादा होगी तो आंसर भी जल्दी लिख पाओगे। हर चीज़ वर्कआउट हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट यू स्टॉप फाइंडिंग फ्लॉज विद द पीपल एंड चीज़ें एंड फोकस ऑन कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। वरना तो देखिए, वी ऑलवेज कम, इफ वी हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंथ्रोपोलॉजी और जीएस को अगर एक्सक्लूड करूँ अभी, तो आप देखिए कि इतने सारे बच्चे होते हैं तो उसमें कई बच्चे होंगे जो शायद किसी को कुछ पसंद ना आए, किसी को कुछ पसंद ना आए। वी आर ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि एज स्टूडेंट आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप जब तक अपनी मेहनत नहीं करोगे सक्सेसफुल नहीं होगे। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ, वी आर देयर टू गाइड यू, होल्ड योर हैंड एंड टेक यू फॉरवर्ड, बट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यही चीज़ें हैं। तो प्लीज़ स्टॉप कलेक्टिंग मल्टीपल रिसोर्सेज, जो दिए गए हैं उसी को आप कर लोगे तो बहुत अच्छे लेवल तक आप पहुंच सकते हो। फिर आपको लगता है कुछ और चीज़ ऐड करनी है, वी आर देयर टू हेल्प यू विद द रिसोर्सेज ऑल्सो। क्लियर? चलिए, अब आता है हल्का सा, पेपर 1 हो गया, अब चलते हैं पेपर 2 में। अब मैं पेपर 2 को भी 4 हिस्सों में बांट सकता हूं, इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी और अदर टॉपिक्स। देखो यहां पे सिलेबस अगर आप देखोगे, ये अगेन पेलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और ये दो जो पार्ट्स हैं आपके 1, 2 एंड 1.1, 1.2 एंड 1.3, ये आपके आर्कियोलॉजी में हो जाते हैं कवर, जो कि हम पेपर 1 एंड पेपर 2 को साथ में करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको हम इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, जहाँ पे डेमोग्राफी, जहाँ हम काफ़ी चीज़ें, आप देखो सारी जनरल स्टडीज से आपको ओवरलैप करेगा। पॉपुलेशन इश्यूज, हर तरीके के जो डायमेंशन है, चाहे वो एसए में आए या जीएस में, हर चीज़ यहाँ से कवर हो जाता है। फॉर दैट मैटर जो आप यहाँ से डायग्राम्स, मैप एंड स्टैट सीखोगे वो आपके हर जीएस के पेपर में इस्तेमाल होगा, चाहे वो आपका जीएस पेपर 3 हो, 2 हो, एथिक्स हो। सोचो डेमोग्राफी या पॉपुलेशन का हर एस्पेक्ट यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, एंड वो हर जगह रेलिवेंट होता है। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर क्या ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको डायरेक्टली लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, बट मेजर हर एक एक टॉपिक आपके जीएस से ओवरलैप करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशन, इंडियन सोशल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण आश्रम, पुरुषार्था, कर्मा, ऋण, रीबर्थ। अब ये आपके एंशियंट हिस्ट्री में भी आता है। ये कॉन्सेप्ट जब आप एथिक्स कर रहे होते हैं उसमें बहुत काम आता है। जब आप एस्से दे रहे होते हैं, एस्से में आप कल्चर एंड ट्रेडिशन के पार्ट्स ऐड करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम डिटेल में करते हैं, थिंकर्स का भी इस्तेमाल करते हैं एंड डायग्राम्स भी इस्तेमाल करते हैं। कास्ट सिस्टम,
कास्ट सिस्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्योरीज क्या है, डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी, जजमानी सिस्टम, ट्राइब कास्ट कंटिन्यू, हर चीज़ को बहुत डिटेल में करते हैं। देन नेक्स्ट इज सीक्रेट कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कैसे मैन नेचर स्पिरिट जुड़ी हुई है। सीक्रेट कॉम्प्लेक्स क्या, जैसे कोई रीजन है वो सेक्रेड है क्यों है, जैसे उसकी क्या रीजन हो सकता है, सेक्रेड किस वजह से है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके, उन सब चीज़ों को भी स्टडी एंड एनालाइज, थिंकर्स के व्यूज़ बहुत सारे करते हैं। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग कि वो जोग्राफिकली सीक्रेट है, सीक्रेट परफॉर्मेंसेज वहाँ होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। विल बी डीलिंग विद द व्हाट इज़ अ सीक्रेट कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ मैन नेचर स्पिरिट। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। अब खुद सोचिए, हर रिलीजन, ये जो मेजर लिखे हैं, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो खुद सोचिए कि आप हर रिलीजन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या, तो आपकी का आर्ट कल्चर का जो टॉपिक पेपर वन में सारा मेजर हेड तक आप देख रहे हैं कि कवर हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ आपके एस्से वगैरह में भी बहुत मदद करता है ये। नेक्स्ट इज इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया, क्या क्या लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, थोड़ा बहुत ये थिंकर्स वगैरह के व्यू होते हैं। जब आप बाकी टॉपिक्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कवर हो जाती है उसमें, क्योंकि ये एक तरीके से अलग यूनिट दिया है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ दी पूरे यूनिट्स जो आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडियन विलेज। अब विलेज में सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज़ क्या होती हैं, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ विलेज सेटलमेंट, एग्रेरियन रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन। अब ये जीएस में पेपर 3 में बार बार आता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, एग्रेरियन रिलेशंस, एग्रेरियन इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, हर चीज़, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, हर चीज़ आपके पेपर जीएस के पेपर 3 में आता है। हर चीज़ यहाँ पे उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब बताओ, ये आपके बार बार सवाल आता है, पॉलिटी में भी आता है, पेपर 1 में भी आ सकता है, डाइवर्सिटी के नाम पे आ जाता है कि माइनॉरिटीज़ कौन कौन होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। अब ये टॉपिक जो है ना, जनरली हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हर एक डायमेंशन को देख सकें। सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट आपका आता है अगेन वो कॉन्सेप्ट जो आप इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंटरप्ले ऑफ लिटिल ग्रेट ट्रेडिशंस, पंचायती राज क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये सारी चीज़ें। अब ये वो वाले टॉपिक्स थे जो आप इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो। अब इसके बाद जो चीज़ स्टार्ट होती है वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अब हम ट्राइबल कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल देख लिया। अदर टॉपिक्स पता है क्या है, वो चीज़ जो डायरेक्टली इन सब के बीच में नहीं है बट एक्स्ट्रा है, तो उसको मैं अदर टॉपिक्स में डाल रखा है। ठीक है, देखिए ट्राइबल सिचुएशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ट्राइबल्स की, लिटरेसी, लो लिटरेसी, इंडेप्टनेस, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक एक को पिक करके प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक की केस स्टडी दी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े इसमें। नेक्स्ट, अगेन याद रखिए ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को ना आप एक कंटिन्यूटी की तरह देखिए, अलग अलग टॉपिक्स मत देखिए, क्योंकि हम कभी ऊपर का टॉपिक कभी नीचे का टॉपिक ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ना थोड़ा यूपीएससी ने ऊपर नीचे करके जंबल अप करके दिया है। सो वी विल गोइंग टू स्टडी इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ताकि एक कंटिन्यूटी और फ्लो मेंटेन रहे आपका। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम है, रिहैबिलिटेशन की क्या प्रॉब्लम्स है, अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये देखिए सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपके अगेन जीएस पेपर 3 में बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सवाल आते हैं। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू कवर देम। नेक्स्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, ओबीसीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है। अब ये आपका जीएस 2 के पार्ट से बहुत सारे आ जाते हैं। सोशल चेंज एंड कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं। अगेन सोशल जस्टिस वगैरह का पार्ट भी सारा आ जाता है। देन एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजनलिज्म क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, स्यूडो ट्राइबलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें जो वो हैं, कई सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स जो थे अदर टॉपिक्स उसमें भी आ जाता है। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ऑन द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे। अगेन ये बहुत मदद करती है आपको जीएस में जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं, खासकर एंथ्रोपोलॉजी में तो है ही। ट्राइब क्या है, नेशन स्टेट क्या है, कंपैरेटिव स्टडी। हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्राइबल्स की क्या पॉलिसी रही है, ट्राइबल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है,
ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश के बाद बहुत सारे व्यूज़ हैं थिंकर्स के, हम लोग उनको पॉलिसीज़ के थ्रू स्टडी करते हैं। पीवीटीजीज़ के आप खुद देखिए, ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स वगैरह में भी आ रही होती हैं, मेंस में भी आ रही होती है, जीएस वगैरह में यहाँ भी आ रही हैं, ठीक है। रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। अब देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। सो ऑटोमेटिकली आपके जीएस वगैरह के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आ जाते हैं यहाँ पे, लिसन, यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ, ईपीजी एंड इग्नू नंबर 1 रिसोर्स है। और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप हमेशा रखिए काका कमेटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगेन ईपीजी इग्नू, ईपीजी पाठशाला ले लीजिए पहले, इग्नू, काका कमेटी रिपोर्ट। हम और भी रिपोर्ट्स करेंगे बट ये मेजर है, ये सरकारी रिसोर्सेज हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी केस स्टडीज़ जो करंटली आ रही होती हैं उन सबको भी पढ़ेंगे। माइनॉरिटी कमीशंस की रिपोर्ट आती है, वो माइनॉरिटीज़ के एस्पेक्ट्स या नई डेवलपमेंट्स हुई है उसको पढ़ने में मदद करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट्स आती है। सो वील बी डूइंग दिस इन क्लास ऑल्सो। कुछ चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएंगी ताकि आप उसको स्टडी भी कर सकें। ओके, कमिंग बैक अगेन टू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन, मैं वापस आप लोगों के लिए जाता हूँ। देखिए, अगेन रिपीटिंग, we as people and people who are teaching you for UPSC and various subjects or options, we continuously keep on evolving as per what students like, how they like to perceive, how they like to understand. इसलिए हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस भी करे हैं। तो मैं यही चाहूँगा, अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी इज एन ऑप्शनल आप अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ दी टॉप ट्रेंडिंग ऑप्शनल्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफर करता है। आपने खुद स्टैट्स वगैरह देखे होंगे। सो ये सारी चीज़ें वी आर ऑफरिंग इन दिस। होपफुली आपको चीज़ अच्छी लगी तो यूज़ करिए रिसोर्सेज का जो आपको पीडब्ल्यू दे रहा है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, अगेन नॉट ओनली एज एन ऑप्शनल इट इज़ हेल्पिंग यू टू गेट वेरी गुड मार्क्स, बट ऑल्सो वी आर देयर टू गाइड यू, मेंटर यू फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट्स आप लोगों की मदद के लिए। बट अगेन आप लोगों को भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे ओवरलैप करता है, तो आप बेस्ट यूज़ करिए इस ऑप्शन को सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल होने के लिए। ऑल द बेस्ट। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड हरप्रीत सिंह, हु विल बी टेकिंग द न्यू बैच फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन फ्रॉम 18th जुलाई। बाकी ये टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नोट्स भी अभी डाल रहे हैं ताकि आप रेफर कर सकते हैं किस तरीके से वी आर गोइंग टू गो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड enjoy this beautiful journey of civil services and be successful. God bless.